आइए बच्चों, अभी तक हमने जो वृत्त चैप्टर में जो कुछ थ्योरम पढ़े हैं उसका रिवीजन करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमने थ्योरम क्या पढ़ा था कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, हमने पढ़ा था ये वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वृत्त है, तो इस वृत्त को यहाँ पे खींचता हूँ। अगर ये वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए O है, तो एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर दो जीवा, मान लीजिए ये एक जीवा है और दूसरी जीवा ये है, इसको ए बी सी डी, अगर ए बी बराबर सी डी है, दोनों जीवाएं बराबर है, तो इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अर्थात ऐसे अर्थात ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अर्थात कोण ए ओ बी बराबर कोण होगा कोण सी ओ डी। अगर दो जीवाएं आपस में बराबर होंगी तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी आपस में बराबर होंगी। उसी तरह से इसका जो विलोम प्रमेय है वो क्या है? इसका विलोम प्रमेय है ये, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। यही इसी में, या फिर चलिए एक और वृत्त यहाँ पे हमने बनाया ही है, इसी में समझते हैं। ये वृत्त है, इसका केंद्र O है। अगर दो जीवाएं, दो भिन्न जीवाएं, मान लीजिए एक जीवा ये है, दूसरी जीवा ये है, इन जीवाओं के द्वारा अर्थात जीवा ए बी और जीवा सी डी के द्वारा यदि केंद्र पर अंतरित कोण इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, मतलब यदि क्या है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी के है तो क्या होगा, ए बी बराबर सी डी। अर्थात यदि दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होंगी, ये अगर थीटा और ये भी थीटा है तो ये भी आपस में बराबर होगा, दोनों जीवा भी आपस में बराबर होगा, ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक है, इस तरह। तीसरा प्रमेय हमने क्या देखा था कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात ये अगर एक ये ओहो ये अगर एक मान लीजिए वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र O है, इसका एक जीवा खींच लेते हैं। इसका अगर जीवा ये हुआ ए बी, तो एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, इसके केंद्र से जीवा पर एक अगर लंब खींचते हैं तो ये हो गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब ये मान लीजिए P है, तो वह इस जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोण OPB बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, तो AP बराबर PB। अब इसका विलोम क्या है वो देखते हैं। इसका विलोम क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अर्थात अगर मैं यहाँ पे फिर से एक वृत्त खींचूं, इसका ये केंद्र है मान लीजिए O, तो केंद्र से एक जीवा खींच लिया,
ये अगर जीवा बना लिया, जीवा ए बी, तो इस जीवा और इसका मध्य बिंदु मान लेता हूं ये है पी, अर्थात यदि ए पी बराबर पी बी हो, ठीक है, इसको मिला देता हूं, इसको मिला दिया, तो यह जो कोण बनेगा ना, यह जो कोण बनेगा यह 90 डिग्री होगा। तो यदि केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है केंद्र, ये इस जीवा पर लंब होती है, कहने का मतलब ये है कि केंद्र से जीवा को समद्वि दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो बिंदु को मिलाने से रेखाखंड प्राप्त होती है, यह रेखाखंड जीवा एबी पर लंब होता है। तो ये लिख सकते हैं, तो ओपी लंब किस पे है, एपी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब एक और हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, तीन दिए हुए असंख्य बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अगर तीन बिंदु हो मान लीजिए ये ए बी सी, तो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यह भी एक प्रमेय था, हमने पढ़ा था, ठीक है। और इससे पहले हमने एक चीज और भी पढ़ा था कि जो दो वृत्त होंगे, अगर दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है मान लीजिए और दूसरा वृत्त ये है, तो ये दोनों वृत्त अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस परिस्थिति में हम यह देख रहे हैं कि यह दोनों दो बिंदु अर्थात इस पे और यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। उसी तरह से यदि वृत्त ऐसा होता है कि वो ऐसा अगर होता है, ऐसा होता है, तो देखिए यह दोनों जो है वृत्त केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो वृत्त कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे ही ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे ही ना, ये वृत्त और ये वृत्त और ये वृत्त कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि दो वृत्त ऐसा भी हो सकता है कि कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे, या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, या फिर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। मैक्सिमम जो है दो बिंदु पर ही दो वृत्त प्रतिच्छेद कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और हमने इसके बाद क्या पढ़ा था कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। यह सर्वांगसम वृत्तों की, सर्वांगसम वृत्त का मतलब यह हुआ कि दो वृत्त जिसके दोनों के त्रिज्याएं आपस में बराबर है, ठीक है। तो एक वृत्त बना लेते हैं इसको समझने के लिए। एक वृत्त हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिया, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, अगर मान लीजिए केंद्र है ओ, तो दो बराबर जीवाएं खींच लेता हूँ, ये एक जीवा है और ये एक जीवा है। मान लीजिए यह जीवा ए बी, यह जीवा सी डी। तो इस प्रमेय का कहने का मतलब यह है कि यदि ए बी बराबर सी डी हो, जीवाएं यदि बराबर हों, तो यह केंद्र से समान दूरी पर अवस्थित होती हैं, अर्थात इस केंद्र से इस पे एक लंब खींचा जाए, या फिर इस केंद्र से इस पे एक लंब खींचा जाए। आपको बताया था ना कि जो दूरी होती है किसी भी बिंदु से एक रेखा पर, वह उस बिंदु का उस रेखा पर खींचे गए लंब के, तो यदि ए बी बराबर सी डी होता है, ए बी बराबर सी डी होता है, तो इनकी दूरियां जो है केंद्र से वो भी आपस में बराबर होंगी। इसको मान लो अगर ये मान लो अगर P है और ये Q है, तो क्या होगा, ओ पी बराबर ओ क्यू, ठीक है। अब इसका विपरीत प्रमेय क्या होगा, इसका विपरीत प्रमेय होगा कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं।
यदि इसको अगर देखा जाए तो अगर दो जीवा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यदि ए बी समान दूरी पर है, अर्थात ओ पी बराबर ओ क्यू हो, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक है, अब अगला प्रमेय क्या है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। मान लीजिए यह एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है, इसका केंद्र है, ये केंद्र है ओ, और इसका एक चाप ले लेते हैं, चाप है मान लीजिए ये है ए और बी, यह एक अगर मान लीजिए चाप है, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो जाएगा, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा ये, यह कोण होगा इस चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और उसी तरह से इस चाप द्वारा वृत्त के बाकी भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण, मान लेता हूं कि ये कोई बिंदु है P, तो इस पर अंतरित कोण क्या हो जाएगा, यहां से इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे, तो यहां से इसको मिला देंगे इसको मिला देंगे, तो यह जो कोण होता है, यह कोण इस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, अर्थात इस चाप को छोड़कर बाकी का जो भाग है ये इस पर बना, इस पर किसी भी बिंदु पर कोण अंतरित है। ठीक है, तो ये अगर थीटा होगा, कहने का मतलब है ये इस थ्योरम का, तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है, वृत्त के शेष भाग पर के किसी बिंदु पर अंतरित कोण इसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वह दुगुना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और इस थ्योरम का काफी प्रयोग होता है आगे, आप जब आप प्रश्न सॉल्व करिएगा, सांख्यिक प्रश्न सब जो सॉल्व करिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है, इसलिए इसको पूरा याद रखिए आप लोग। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए अगर ये एक वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए यह एक वृत्त है, तो इस वृत्त में ये अगर केंद्र है, ठीक है, इसका एक चाप ले लेता हूं, चाप ए बी, ये अगर जो चाप है, इसके द्वारा वृत्त के हमें 2 खंड प्राप्त होते हैं। इस चाप को अगर मिला दिया जाए तो 2 खंड प्राप्त होता है। कौन कौन से खंड प्राप्त होते हैं, एक तो ये खंड प्राप्त होता है, ये वाला खंड प्राप्त होता है, दूसरा बाकी का जो पोर्शन है वो प्राप्त होता है। तो एक चाप द्वारा जो है, एक जीवा द्वारा वृत्त के 2 खंड प्राप्त होते हैं, तो दोनों खंड में कोई भी खंड के तरफ अगर कोण बनाइए, जैसे कि अगर हम इसको मिला के ये कोण बना लिए, ये कोण बन गया, या फिर इसको लेके यहाँ पे कोण बना लिए, ठीक है, तो यह कोण बन गया। तो इस तरह से एक ही वृत्तखंड के जो सभी कोण हैं, ये हुआ, इस तरह से जितने भी बनेंगे ये सभी आपस में बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यदि कोई वृत्त है, मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र अगर यहाँ पे है, अर्धवृत्त कैसे प्राप्त होगा, एक जीवा खींच लेंगे, इसको मिलाते हुए एक अगर जीवा खींच लिए, मान लीजिए ये एक जीवा हो गया, ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण इस बिंदु जीवा द्वारा, ये एक आधा वृत्त हुआ ना, यह एक आधा वृत्त हुआ, तो इस वृत्त द्वारा जो बना, अर्धवृत्त द्वारा जो कोण बनेगा यह कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह से इसके द्वारा भी इस तरफ अगर कोण बनाएंगे दूसरे तरफ, तो यह भी 90 डिग्री होता है। तो यही इस थ्योरम का कहने का मतलब है कि अर्धवृत्त का कोण जो है वह समकोण होता है। अब देखिए आपने उसके बाद क्या पढ़ा था कि यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड
उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखाखंड के एक ही ओर स्थित हो, अर्थात यदि एक रेखाखंड ये है, ठीक है, यदि एक रेखाखंड ए बी है तो इसके एक ही ओर स्थित दो बिंदु, मान लीजिए सी है और डी है, और इस पर अंतरित कोण, अर्थात इस पर अंतरित कोण, इस रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण, इस पर क्या हो गया, इस पर क्या हो गया, इस पर अंतरित कोण अर्थात ये, और इसी के द्वारा इस पर अंतरित कोण अर्थात ये, तो ये कोण और ये कोण अगर आपस में बराबर है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो इस थ्योरम के कहने का मतलब ये है कि यह चारों बिंदुएं जो हैं वह एक वृत्त पर होंगी, ये चारों बिंदुएं जो हैं वह एक वृत्त पर होंगी। इस थ्योरम का कहने का मतलब यही है, ठीक है, अर्थात ये चारों बिंदुएं चक्रीय होंगे। चक्रीय चतुर्भुज का परिभाषा आपने जाना ही था कि वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित हो तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब उसके बाद हमने चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय पढ़े थे, वह यह है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक युग्म का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। आइए पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, उसके लिए पहले मुझे एक वृत्त बनाना पड़ेगा। वृत्त बना लिया और इस वृत्त में हम एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। इसको ले लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसको मिला दीजिए। अब देखिए, एक ए बी सी डी, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों शीर्ष अर्थात ए बी सी और डी एक वृत्त पर है, वृत्त पर स्थित है। तो इस प्रमेय के अनुसार चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक युग्म, एक ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया, इस दोनों प्रत्येक युग्म का मतलब होता है जोड़ा, आमने सामने वाले जो दो कोण हैं इन कोनों के जो एक जोड़ा बनता है, इनका जो जोगफल होगा कोण ए जोड़ कोण सी, यह 180 डिग्री होगा, अर्थात कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। उसी तरह से ये कोण और ये कोण जो आमने सामने का है, इन दोनों को भी जोड़ने से 180 डिग्री प्राप्त होगा। यहाँ पर भी 180 दिखाएगा, ठीक है। तो यही चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वह यही होता है, इसका मतलब यही होता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे थ्योरम पढ़े और उस थ्योरम का हमने अभी रिवीजन किया, और इसका प्रयोग कैसे होता है वो हम आगे बनाएंगे एक्सरसाइज या फिर वर्कड आउट एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है आपके बुक में उसको बनाएंगे, तो आपका इसका एप्लीकेशन जो है, यूज है वो पता चलेगा। इसलिए ये सभी जो थ्योरम है, प्रमेय है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके मेमोरी में हमेशा होनी चाहिए, जब भी जरूरत पड़े तुरंत ये निकलना चाहिए। और हर एक जो थ्योरम है उसका मतलब पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन कैसा होता है और उसका जो ड्रॉ करके उसका कैसे क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप इस वीडियो को भी बार बार रिवाइज कर सकते हैं, वो काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए।